तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो समझेंगे कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ से आई ये सब चीजें, और उसके अलावा करते कैसे, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशंस में सब चीजें हम लोग बारी बारी देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन नोटेशन की। तो वैसे इनफैक्ट इसको मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट फॉर कंप्लीटनेस यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स जब भी हम लिखते हैं, when we write an equation of the form y is equal to f of x, by fx we mean a rule which processes the value of a variable x and assigns it a particular variable y। ये इनपुट आउटपुट रूल है। x कोई इनपुट वेरिएबल है जिसको हम प्रोसेस करेंगे, और फिर कुछ आउटपुट वैल्यू आएगी जो कि हम y को असाइन करेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन x लिखा, x को 30 डिग्री डाला तो y मेरा हाफ आ गया। ठीक है, तो इनपुट मेरा 30 डिग्री और आउटपुट मेरा हाफ। तो f y इक्वल टू fx में f जो है बेसिकली एक इनपुट आउटपुट मशीन है। ठीक है, फिर बस fx is essentially a mapping rule which outputs a value of y corresponding to a given value of x। For fx to qualify as a function, the output value of y must be unique। हाँ, हम तभी कहेंगे कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जब आउटपुट वैल्यू एक यूनिक वैल्यू। अगर मल्टीपल वैल्यू आ रही है तब इसको फंक्शन हम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कर्व बनाने को, तो y वर्सेस x का ग्राफ मैं चाहूँ तो ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक x के लिए ये वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, तो दिस डजंट क्वालिफाई एज अ फंक्शन। एक गिवन x पे एक यूनिक वैल्यू ऑफ y होगी तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, और साइन इनवर्स x को फंक्शन बनाने के लिए याद करो हम लोगों ने उसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट किया था, अदरवाइज एक ही x पे दो दो वैल्यू आ रही थी एंगल में। ठीक है, फंक्शन क्वालिफाई होने के लिए एक x पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए y की। ओके, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज क्या होती है, इसकी भी बात थोड़ी सी की थी मैंने। ठीक है, अभी फॉर्मली इसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल अलाउएबल वैल्यूज ऑफ x फॉर अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। y इक्वल टू fx में x को क्या क्या डाला जा सकता है। ठीक है, तो मशीन है तो हर चीज नहीं डाल सकते उसके अंदर, वो किसी चीज के लिए बनी है, तो वो जो चीजें डाली जा सकती वही उसका डोमेन है। ठीक है या नहीं? ओके, तो ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ x, जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x is called domain of function and set of all possible output values is called the range of the function। y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो हमारा, तो यहाँ पे जैसे कुछ ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज लिखी हुई है। जैसे फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, रेंज क्या आएगी, जीरो से छोटी वैल्यू कभी भी नहीं लेगा, तो जीरो इंक्लूडेड और इन्फिनिटी तक ये रेंज आ गई। जैसे y इक्वल टू 1/x है मेरा। ठीक है, तो इसमें क्या डाल सकते हैं, नीचे x की वैल्यू जीरो छोड़ के कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल रखा है, ये राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल मतलब जो बॉर्डर वैल्यू लिखी है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कुछ भी डाल सकते हो एक्सेप्ट जीरो, और फिर यूनियन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, और फिर रेंज क्या लेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लिटरल जीरो क्यों इसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि उसके लिए लिटरल इन्फिनिटी डालना होता है, और लिटरल इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होता है। ठीक है, तो ये मेरा रेंज आ गया। ऐसे रूट एक्स के लिए क्या आ गया, जीरो से इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे रूट ऑफ 4 - x। अब इसमें क्या है, x को मेरा 4 से छोटा ही रहना पड़ेगा, 4 से बड़ा हो गया तो फिर ये अंडर रूट में नेगेटिव नंबर का चला जाएगा, तो रियल में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल नंबर की, तो इसलिए ये मेरा डोमेन हो गया और ये मेरा रेंज हो गया। समझ में आ रहा होगा? ऐसे ही रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर में समझ में आ रहा है कि जो मेरा x स्क्वायर है वो 1 से छोटा होना चाहिए, यानी x का मॉड जो है, यानी x को -1 से 1 के बीच में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। तो ये मेरी डोमेन आ गई, और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले सकता है, फिर उस केस में ये 0 से 1 तक की वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज की बात है। ठीक है, फिर क्या लिखा मैंने, हाउ कैन वी अराइव एट दीज डोमेन्स एंड रेंजेस। तो मतलब खुद से सोचने वाली बात है। तो डोमेन्स और रेंजेस के लिए बस अल्टीमेटली क्या सोचना है कि एक वैलिड एक्सप्रेशन आना चाहिए जिसको मैं कुछ वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, तो बस कॉमन सेंस से ही आएगा। ठीक है, डोमेन और रेंज समझ में आ रही बात नहीं, इंट्यूशन से आएगा, लॉजिक से आएगा। ठीक है, कि डिफाइन होना चाहिए बस। ठीक है, इससे डोमेन और रेंज। ठीक है, फिर इवन फंक्शन, ये हमने कल भी बात की थी, कब कहते हैं कोई फंक्शन इवन है, जब f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाए तो हम उसको इवन फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसके अबाउट भी सिमेट्रिक होते हैं, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, राइट, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर जो मेरा इवन फंक्शन है, cos x भी मेरा इवन फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम होता है ना, तो cos ऑफ -x इज सेम एज cos ऑफ x, राइट। ठीक है, और 1/x स्क्वायर ये सब इवन फंक्शन है, और इनका ग्राफ जो y एक्सिस से सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं, जब f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x हो जाए तो ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑड फंक्शन जो होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जिसका क्या मतलब है
ड्राफ्ट रिमेन्स अनचेंज्ड अपॉन 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेट कर दोगे ओरिजिन के अबाउट, तो वही सेम दूसरी ब्रांच आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है जी। ओके, or the portion in the second and third quadrant is the water image of the mirror image of portion in first and fourth quadrant, ठीक है। ओके, तो जैसे एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स है मेरा। अच्छा, फंक्शंस को कंपाउंड भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज रूट ऑफ एक्स, ठीक है, और एक और फंक्शन डिफाइन किया जी इज एक्स प्लस वन, जी एफ एक्स इज एक्स प्लस वन। तो ये मशीन क्या करती है, इसमें जो भी डालते हो उसमें वन ऐड करके रिटर्न कर देती है, ठीक है। और ये मशीन क्या करती है, इसके अंदर जो भी डालते हो उसका अंडर रूट करके रिटर्न कर देती है। तो अब मैं चाहूँ तो कंपाउंड फंक्शन भी बना सकता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो पहले तो जी के अंदर ये वाली मशीन में कुछ गया एक्स, उसने उसको जी के हिसाब से प्रोसेस हुआ, फिर जो नंबर आया वो एफ के हिसाब से प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो जी, तो ये निकालना है हमको, क्या क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर एफ ऑफ एक्स निकालना है और जी ऑफ एक्स निकालना है। तो जल्दी से कर लो इसको, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना, तो पहले जी ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वन। अब एफ एक्स का क्या काम है, जो भी डालोगे उसका रूट करके बाहर कर देगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इनपुट करोगे तो एक्स प्लस वन का रूट करके बाहर, ठीक है। ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। तो जी क्या करता है, जो भी डाल दो उसमें वन ऐड कर देता है, तो रूट ऑफ एक्स प्लस वन होगा जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ रूट एक्स, तो वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ रूट एक्स, ठीक है, एक्स और वन बाय, ओके। ऐसे ही जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस वन, तो वन और ऐड कर देगा तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो समझ में आया, तो ऐसे हम कंपाउंड फंक्शन बना सकते हैं, कितनी भी नेस्टिंग कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना कर दो, एफ ऑफ जी मतलब कितना भी कर सकते हैं नेस्टिंग, समझ लो। एक मशीन से कुछ आउटपुट मिलेगा, उसको दूसरी में डाला, दूसरी से आउटपुट मिला, तीसरे में डाला, कितना भी नेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब क्या क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन यू ऑब्टेन्ड इन पार्ट्स ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। अब ये चार फंक्शन आए थे ना मेरे पास, ये फंक्शन ये फंक्शन ये फंक्शन और ये फंक्शन। तो अब इसका डोमेन और रेंज निकालना, जल्दी से करो ट्राई। डोमेन क्या होता है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, और रेंज क्या है, एक्स कहां से कहां तक जा सकता है। जल्दी से निकाल लो इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो सिंपल ये, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अभी ये डिफाइन होने के लिए बस x प्लस वन मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बस, तो x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी मेरी डोमेन, हो जाएगी माइनस वन से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस वन इंक्लूडेड, ओके, ठीक है। और इसकी रेंज वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, नहीं अंडर रूट फंक्शन है तो मिनिमम जीरो और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकता है। तो ये मेरी रेंज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब रूट ऑफ एक्स प्लस वन, इसमें वन तो डिफाइंड ही है, रूट ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा, एक्स मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। तो बस, तो ये डिफाइंड है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, तो डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है। और फिर रेंज क्या आ जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू वन आएगी, राइट, सॉरी, इसकी मिनिमम वैल्यू तो वन आएगी क्योंकि रूट एक्स जीरो से छोटा तो होगा नहीं। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, वन से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी, वन इंटू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए वापस एक्स को तुम्हें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, है ना। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, और फिर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी हो सकती है। अच्छा, लास्ट फंक्शन के एक्स प्लस टू, अब इसमें तो कुछ भी डालो, एक्स प्लस टू डिफाइंड ही होगा, जो मर्जी एक्स, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है डोमेन, है ना। और रेंज क्या हो जाएगी, वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया डोमेन और रेंज, सिंपल फंक्शंस को कैसे हमने निकालना है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड फंक्शंस होंगे, उन सब की डोमेन और रेंज बहुत ही जल्दी तुम लोग मैथमेटिक्स में करोगे, ठीक है। अभी बहुत सिंपल फंक्शंस थे, बाकी लॉग में पॉलिनोमियल फंक्शन डालेंगे, नीचे रैशनल फंक्शन होंगे, बहुत सारे के फंक्शन बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर मैथ्स में एक ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे जस्ट फॉर एन आइडिया गिवन सिंपल फंक्शंस, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसमें रिचर्ड फाइनमैन ने एक कहानी बहुत अच्छी सुनाई है, तो मैंने लिखा हुआ है, अभी इसको पढ़ेंगे बाद में, बाकी मैं अभी बता देता हूँ जिस्ट क्या है इस कहानी का। तो क्या है कि एक लेडी कार ड्राइव कर रही है, ठीक है, कार ड्राइव कर रही है, और पुलिस वाले ने क्या बोला कि साइड लगाओ गाड़ी, चलान कटेगा। क्यों चलान कटेगा, ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग कैसे हो गई, बोले कि आप 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, जबकि स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए आपका चलान कटेगा। तो लेडी क्या बोलती है, भाई 80 किलोमीटर पर आवर कैसे हो सकती है मेरी स्पीड, ना तो मैं 80 किलोमीटर चली हूँ, ना मैं 1 आवर चली हूँ, तो 80 किलोमीटर पर आवर कैसे हो गई मेरी स्पीड। तो पुलिस वाला कंफ्यूज हो गया, यार मतलब क्या बोलूं इसको, हाँ। तो कहता है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे
तो आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर चले जाओगे। तो बोलते हैं कि मेरा तो पेडल से हटाया हुआ है, मैंने अपना एक्सेलेरेटर पेडल से मेरा पाँव हटाया हुआ है और ऐसे ही चलती रहूँगी तो मैं एक्सेलेरेटर दबाऊँगी थोड़ी देर बाद तो वैसे ही मेरी गाड़ी रुक जाएगी। तो क्या मतलब है कि 80 किलोमीटर पर आवर? तो कहता है नहीं, नहीं मतलब नहीं है आपकी स्पीड बस। कैसे है? मतलब ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे चलते रहोगे तो दीवार में घुस जाएगी मेरी गाड़ी। तो कैसे हो गया 80 किलोमीटर पर आवर? तो पुलिस वाला तो कन्फ्यूज़ हुआ। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ठीक है? ज़रूरत क्या है? डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या है और इंस्टैंटेनियस रेट का मतलब क्या है, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे तरह से फाइनमैन ने इनफैक्ट इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट और भी डाले हैं। आई हैव नॉट कॉपीड द एंटायर स्टोरी बट इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। जल्दी से पढ़ा लेते हैं। क्या लिखा? A lady in car is pulled over by a cop and says, "Lady, you are going at 80 km per hour, so you will be challaned for over speeding." I converted to Indian units, वो miles per hour में होता है तो ठीक है। तो permissible speed is 50 km per hour. She says, "It's impossible, sir. I was traveling only 7 minutes. It is ridiculous. How can I go 80 km per hour when I haven't gone for an hour?" Okay. How would you answer her if you were the cop? Cop said, "If you keep going like this, you would cover 80 km in 1 hour." And then she replied, "How do you know I would keep going like this? My foot is off the accelerator pedal. My car would come to a stop after a while, or maybe I would bump into the wall at the end of the road." The cop got thoroughly confused, but let us try to understand what we mean by the idea of speed 80 km per hour right now. Right now क्या है? Right now is just an instant which is nothing but an interface between past and future. तो इसका मतलब क्या हुआ कि right now your speed is something. तो right now का मतलब क्या होता है? Right now तो past और future के बीच का एक इंटरफेस है। ड्यूरेशन क्या है राइट नाउ की? जीरो ड्यूरेशन। अगर जीरो ड्यूरेशन है तो जीरो ड्यूरेशन में तो डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो और टाइम भी जीरो है, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाएगा ना। तो राइट नाउ का मतलब क्या है? वो अभी थोड़ा सा उसको बारीकी से देखेंगे, उसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं कि राइट नाउ का मतलब क्या है, ठीक है? ओके, राइट नाउ इज जस्ट एन इंस्टेंट व्हिच इज नथिंग बट एन इंटरफेस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, सो लिटरली एन इंटरवल ऑफ जीरो टाइम. Obviously, in a literal zero time, the distance traveled will also be zero, and then our instantaneous speed is zero by zero. ठीक है? तो ये zero by zero को डील करने के लिए calculus was invented. How to deal with this zero by zero forms, or are they really zero by zero, or they are very small by very small? तो ये सब चीज थोड़ा सा बारीकी से हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्या लिखा मैंने आगे? न्यूटन was very much bothered by this kind of zero by zero forms involved in discussing instantaneous phenomena, and this led to invention of differential calculus. We cannot find zero by zero, however we can find the ratios of finite quantities no matter how small. तो जीरो बाई जीरो तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटीज हैं उनके रेशियोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इस लेडी को हम बोले कि भाई 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको 1 सेकंड में डिवाइड करेंगे तो उसकी कुछ एवरेज स्पीड आ जाएगी 1 सेकंड के लिए, राइट? तो ये काम क्या 1 सेकंड से छोटे इंटरवल के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 0.1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, 0.01 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, है ना? कितने छोटे टाइम के लिए कर सकते हो? जितना मर्जी छोटा टाइम ले लो, बस लिटरल जीरो मत ले लो, है ना? लिटरल जीरो छोड़ के कितना भी छोटा टाइम ले लें, हम ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो इंस्टैंटेनियस का मतलब क्या है कि बहुत छोटे इंटरवल के लिए हम रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? टेंडिंग टू जीरो किसको बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं। तो जैसे इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट सब लोगों को है, तुम लोगों को कि इंफिनिटी क्या है? एक जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर, ठीक है? तो इंफिनिटी है। तो अब इनफाइनेटसिमल के जितना छोटा नंबर सोच सकते हो उससे भी छोटा, मतलब आर्बिट्रेरी क्लोज टू जीरो, नॉट लिटरली जीरो, समझ गए? तो सोच सकते हो कोई भी नंबर, बोले कि छोटे से छोटा नंबर सोचो तो तुम कुछ भी बोलोगे, तो एक और बच्चा बोल देगा इससे भी छोटा नंबर, इज इट नॉट? ठीक है? बचपन में जैसे बच्चे करते थे, मेरे पापा के पास इतना है तो फिर मेरे पापा इससे भी, समझते कि नहीं, इसको कहीं एंड नहीं है। तो इसी तरह से छोटा तो और छोटा और छोटा और छोटा, उसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो जीरो के आर्बिट्ररी क्लोज जा सकते हैं। 10 to the minus 100 बोलोगे तो बोलेगा कि 10 के और इसकी ये नेगेटिव पावर जो तूने बोली ये नेगेटिव पावर तो और छोटा नंबर, ठीक है? तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना जीरो के पास जा सकते हो, ठीक है? तो दैट्स कॉल्ड एन इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है? इनफाइनाइटेसिमल मतलब ऐसा नंबर जो इतना छोटा है जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो, बट लिटरल जीरो नहीं है, ठीक है? ओके, तो क्या लिखा मैंने? so we can find the distance traveled by the lady in 1 second divided by 1 second to get average speed for 1 second. We can similarly reduce the time interval further to 0.1 second, find the average for 0.1 second. We can also make this time interval successively smaller to 0.01, 0.001 second, or anything arbitrarily close to zero. So long as it is not literal zero, the ratio of distance to time will be well defined. ठीक है? This ratio when the time interval is arbitrarily close to zero is called the instantaneous speed. तो जब हम कहते हैं कि instantaneous speed मतलब क्या है? बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब एक तरह की एवरेज स्पीड ही है।
ठीक है, कितने टाइम के लिए वो एवरेज स्पीड है, जितना छोटा टाइम इंटरवल इमेजिन कर सकते हो उसके लिए वो एवरेज स्पीड है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस एंड टाइम इन्वॉल्व्ड हियर आर सेड टू बी इनफाइनाइटेसिमल, दैट इज आर्बिट्रली क्लोज टू जीरो। Okay, so this ratio when the time interval is arbitrarily close to zero is called instantaneous speed, and the distance and time are said to be infinitesimal. Arbitrarily close to zero, as close to zero as you can imagine it to be, but not literally zero. Okay. अब एक एग्जांपल देखते हैं, क्या है हमारे पास एग्जांपल। When a stone falls from rest in vacuum, it follows Galileo's law, that is, its distance traveled till a time t is given as y is equal to 4.9 t square. इसलिए h हाइट से अगर किसी चीज को ड्रॉप कर दोगे तो छोटी क्लास में भी शायद पढ़ा होगा कि हाफ जी टी स्क्वायर का डिस्टेंस ट्रैवल होता है, और जी को 9.8 रखोगे तो 4.9 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद टाइम आ गया, ठीक है। हियर y इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकंड्स, ठीक है। 4.9 की एप्रोप्रिएट यूनिट्स हैं, ठीक है, ताकि यूनिट्स मैच हो जाए दोनों तरफ। ओके, और फिर क्या है, हाँ, कंसीडर अ जनरल टाइम इंटरवल फ्रॉम t टू t प्लस डेल्टा t। t और t प्लस डेल्टा t टाइम इंटरवल के बीच में हम कंसीडर कर रहे हैं। डेल्टा t का मतलब क्या होता है, कभी भी डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, ठीक है। तो डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम, तो कुछ टाइम t है और उसके बाद फिर फर्दर कुछ चेंज हुआ, यानी 2 से 2.5 सेकंड है, तो ये डेल्टा t क्या हो जाएगा, 0.5 सेकंड। डेल्टा का मतलब चेंज इन पढ़ना है हमेशा, ठीक है। तो टाइम इंटरवल t से लेकर t प्लस डेल्टा t एक टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे। फिर इसमें क्या पूछा हमको, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द स्टोन बिटवीन अ जनरल टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम t टू t प्लस डेल्टा t। हमें एवरेज स्पीड पूछिए t से लेके t प्लस डेल्टा t में, तो क्या करोगे, t टाइम तक डिस्टेंस देख लोगे कितना, फिर t प्लस डेल्टा t टाइम तक देखोगे डिस्टेंस कितना, फिर t प्लस डेल्टा t टाइम तक जितना डिस्टेंस हुआ उसमें से t टाइम तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि t से डेल्टा t के बीच में कितना कवर किया उसने, है ना। फिर उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, उसको डेल्टा t इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी डेल्टा t टाइम की, है ना। तो एक ये पार्ट है, ठीक है। ओके, सो क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द स्टोन बिटवीन जनरल टाइम ड्यूरेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम t टू t प्लस डेल्टा t। डेल्टा जस्ट मींस चेंजिंग, सो इफ टाइम चेंजेस फ्रॉम 1 सेकंड टू 1.2 सेकंड, तो डेल्टा t का मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, पार्ट बी, इवैल्यूएट द एवरेज स्पीड आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकंड फॉर इंटरवल्स ऑफ टाइम डेल्टा t 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड एंड 0.001 सेकंड, एंड ये तो 3 बार 0 लिखना चाहिए था मेरे को, यहाँ पे एक 0 कम रहेगा, ठीक है, भी लिख देता हूँ, 0.0001 कह सकते हैं इसको, 0001 सेकंड। इन सब के लिए हमको एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी समझ गए, 1 सेकंड के पास में 1 से 1.1 सेकंड, 1 से 1.01 सेकंड, 1 से 1.001 सेकंड, फिर 1.0001 सेकंड। तो अभी हम देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक पैटर्न निकल के आएगा, और वो जो पैटर्न है हम गेस कर पाएंगे कि ये कहाँ जाएगा। अगर बहुत छोटा छोटा करते जाएंगे तो किसी नंबर को अप्रोच करने होगा, और वो जो नंबर आएगा वही, उसी नंबर को हम क्या कह पाएंगे कि उस इंस्टेंट की वो एवरेज स्पीड है, इंस्टैंटेनियस स्पीड है। इंस्टैंटेनियस नथिंग बट एवरेज फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे इंटरवल, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। अच्छा, इसी तरह से 2 सेकेंड्स के बाद में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, फिर वापस उसी इंटरवल के लिए 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, 0.001 एंड ये, ठीक है। डू यू स्पॉट अ पैटर्न, व्हाट हैपेंस एज द डेल्टा टी बिकम्स आर्बिट्रेरली स्मॉल। तो इसके बाद पैटर्न देखेंगे और देखेंगे कि डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। और फिर इसका पार्ट ई क्या है, व्हाट आर द इंस्टैंटेनियस स्पीड्स एट t इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो ये पैटर्न से हमको पता चल जाएगा कि ये क्या इंस्टैंटेनियस स्पीड है। जब बहुत छोटा कर देंगे आर्बिट्रेरली तो वो जो स्पीड आ गई वही हमारी इंस्टैंटेनियस स्पीड होगी, राइट। ओके, फिर उसके बाद क्या निकालना, व्हाट इज द इंस्टैंटेनियस स्पीड एट अ जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t। फिर ये तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे जैसे निकाला, तो एक जनरल t टाइम पे हम स्पीड को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, मतलब वैसे गोल बार की समझ तो आ रहा है क्या करना है, ठीक है। तो आई जस्ट डू द कैलकुलेशंस एंड प्रेजेंट द कैलकुलेशंस। तो क्या लिखा है मैंने, y इक्वल टू f ऑफ t क्या मेरा 4.9 t स्क्वायर। नाउ एवरेज स्पीड फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज सिंपली डेल्टा y बाय डेल्टा t। डेल्टा y मतलब क्या, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम का रेशियो, यही एवरेज स्पीड है। ओके, सो डेल्टा y इज चेंज इन y फॉर इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t। ओके, तो दस डेल्टा y क्या हो जाएगा, f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t, यही हो जाएगा डेल्टा y। तो दैट इज 4.9 इंटू टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो इतनी मुश्किल नहीं रहेगी कैलकुलेशन, ठीक है, अच्छी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इनफैक्ट इसको एक्सपैंड ही कर दिया मैंने, तो ये क्या आ जाता है, सॉल्व करके ये आ जाता है 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। ओके, तो डेल्टा y बाय डेल्टा टी इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 2t प्लस डेल्टा टी आ गया सिंपली, ठीक है, 2t प्लस डेल्टा टी। सॉरी, तो 4.9 भी एक फैक्टर मिस हो गया था, यहाँ पर भी मेरा 4.9 का फैक्टर रहेगा। हाँ सॉरी,
तो ये मेरे पास आ गया अभी 4.9 इंटू दिस, या सिंप्लीफाई करके 4.9 इंटू 2t प्लस डेल्टा टी, ये मेरा किसी भी डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए मेरी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी के बीच में। ओके, अब क्या करना है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देना और वेरियस वैल्यूज ऑफ डेल्टा टी डालते जाना। टी को 1 सेकेंड डाल दो और अलग अलग वैल्यूज, तो फिर इसका यूज करके अभी मेरे पास, और ऐसे ही सी पार्ट में क्या करेंगे, सी पार्ट में टी को 2 सेकेंड डाल देंगे और डेल्टा टी की वेरियस वैल्यूज डाल डाल के हम चेक करके देंगे। तो सिंपल ही हो गई ना कैलकुलेशन अभी। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डेल्टा टी को 1 सेकेंड डालोगे, टी इक्वल टू 1 लेके और डेल्टा टी को 1 डालोगे तो ये वैल्यू 14.7 आती है। फिर करके ही देख सकते हो, 0.1 डालोगे तो 10.29 हो जाएगी, 0.01 डालोगे तो 9.849 एक्सेट्रा। तो ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल छोटा होता जा रहा है, दिख रहा है ये क्या पैटर्न इमर्ज हो रही है। ये 9.849, 9.8049, 9.80049, तो फाइनली क्या होगा, और छोटा करते जाओगे तो क्या क्या नंबर फाइनली तुमको मिलेगा, 9.8 का नंबर मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। ऐसे ही t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डेल्टा टी को 1 डालोगे, ये डेल्टा टी 24.5 से 20.09, 19.649, 19.6049 एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पे तुमको कन्वर्ज होती हुई दिख रही है, ये पूरी सीरीज में 19.6 पे कन्वर्ज हो जाओगे, राइट। जैसे जैसे छोटा करते जाओगे 19.6 पे पूरा कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, from the above table one can clearly see that as the intervals are becoming smaller and smaller, at t equal to 1 second the speed is becoming closer and closer to 9.8 meter per second, and similarly at t equal to 2 it is becoming closer and closer to 19.6 meter per second. ठीक है, so as delta t becomes arbitrarily small we expect the speeds to become 9.8 meter per second and 19.6 meter per second. तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएंगे। ठीक है, t equal to 1 और t equal to 2 पे। ओके, अच्छा अभी पार्ट ई में क्या पूछा था, पार्ट ई में हमको क्या पूछा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट, ये भी पूछा है कि एट जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम टी क्या होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही फॉर्मूला है, उसमें डेल्टा टी को हम जनरल इंस्टेंट पे क्या करेंगे, इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन वी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट इज 4.9 into t plus delta t का स्क्वायर माइनस 4.9 into t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा t, और लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन, जब भी इसको लिखते हैं ऐसे, इसको क्या पढ़ा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पढ़ा जाता है। ये जो पार्ट है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा टी इतना छोटा है जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो, जीरो के बहुत पास बट नॉट लिटरल जीरो। ठीक है, तो ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो इज रेड एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। ऑब्वियसली दिस नो आई कुड रीड इट। ठीक है, समझ गए। And it means that we are evaluating the expression for a value of delta t being arbitrarily close to zero or infinitesimal value delta t। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो ये आया डेल्टा टी से डिवाइड किया, ये आ गया। अब क्या है, अब मेरे को डेल्टा टी को लिटरल जीरो डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब डिवीजन बाय जीरो आ रहा हो तब तक हम डेल्टा टी को जीरो में डाल सकते हो अगर अनडिफाइंड एक्सप्रेशन पर, लेकिन अगर वो मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो रहा है डेल्टा टी को लिटरल जीरो डाल, तो फिर लिटरल जीरो डाल दोगे तो वही मेरी एक्चुअल लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करके इतना हो गया, अब डेल्टा टी को लिटरल जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि कोई डेफिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती, डिवीजन बाय जीरो तो नहीं आ रहा, तो आप डाल सकते हैं डेल्टा टी को जीरो। तो नाउ थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन डेल्टा टी इज आर्बिट्रली क्लोज टू जीरो। In our last expression, we will not face any problem of division by zero, even if we put delta t equal to zero. So thus our instantaneous speed is simply 4.9 into 2t आ गया, तो जीरो डाल, तो क्या आ गया 9.8t। ठीक है, अब t equal to 1 पे आप कोई वैल्यूज डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही t equal to 1 डालोगे तो 9.8 आ गया, t equal to 2 डालोगे तो 19.6 आ गया, t equal to 3 पे भी निकाल सकते, किसी भी आर्बिट्ररी टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। समझ में आई बात सभी को, क्लियर? तो जो पिछला एग्जांपल है, दिस सेट्स द प्रीफेस फॉर डिफाइनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी आर्बिट्ररी फंक्शन। किसी आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो लेट y is equal to f of t be the sum function of time t and we define the instantaneous rate of change of y with respect to t। कैसे डिफाइन करेंगे, f of t plus delta t minus f of t divided by delta t, ये मेरा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to time हो जाएगा। ठीक है, here dy is read as infinitesimal change in y and dt similarly infinitesimal change in t। क्वांटिटी dy by dt को क्या पढ़ते हैं, इसके अलग अलग नाम है, क्या है, पहला नाम है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, ये भी बोलते हैं इसको, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t, ये भी कहा जाता है इसको, और तीसरा क्या नाम है इसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to t। इनमें से कुछ भी बोलो एक ही मतलब है, dy by dt which is delta y by delta t लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। समझ गए, ये डेल्टा y हो गया ना बेसिकली, डेल्टा y ओवर डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, now using the definition of equation 1 above we can evaluate differentiation of any arbitrary function। We shall show the differentiation of some simple functions here
एंड देन जस्ट लिस्ट आउट द टेबल फॉर डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो कुछ का मैं बेसिक डेफिनेशन से दिखाऊंगा कि ये डेरिवेटिव कितना है, और उसके बाद फिर हम बस लिस्ट पूरी कर देंगे, ठीक है। और उनको फिर वी हैव टू कमिट टू मेमोरी, सारे डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Deriving some of the results will require still deeper understanding and practice। हाँ, तो कुछ मैथ्स में कुछ फंडे अभी तुमने नहीं सीखे, तो मैथ्स में एक्चुअल में सीख लोगे तो फिर वो प्रॉपर लिमिट्स का जब चैप्टर करोगे मैथ्स में, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी चैप्टर आएगा, उसमें सारे जो भी फॉर्मूले में दे सब कुछ डेराइव करोगे तुम लोग, बिल्कुल बेसिक से डेराइव करोगे, ठीक है। ओके, तो अभी जैसे मान लो मेरे को टी क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, अभी तो 4.9 टी स्क्वायर था, अभी मान लो टी क्यूब है, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव खुद से ट्राई कर लो 1 मिनट को, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो टी क्यूब का डेरिवेटिव लेना है तो टी प्लस डेल्टा टी होल क्यूब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एक्सपैंड कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर से एक्सपैंड कर दो, तो ये बन जाएगा। अब इसमें से टी क्यूब खत्म हो जाएगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो डेल्टा टी बहुत ही छोटा है अगर, तो फिर क्या ये वाला टर्म जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन, ठीक है। नहीं, मान लो डेल्टा टी टेन टू द माइनस 100 है, तो ये टर्म तो बहुत ही छोटा होगा, ये तो और भी छोटा होगा, राइट। तो इन दोनों को इग्नोर कर देंगे तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 3t स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो मुझे t टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डेफिनेशन और बायनॉमियल थ्योरम से t टू द पावर n का निकालना है, तो क्या करोगे, t प्लस डेल्टा टी टू द पावर n माइनस टी टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यही करोगे, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, टी टू द पावर n इसमें से कॉमन निकाल लो, और अंदर क्या करोगे 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी टू द पावर n माइनस 1, अब ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n टाइप का फॉर्म है, राइट, ठीक है। तो इसमें टी टू द पावर n बाई डेल्टा टी कॉमन निकाल लो, और अंदर में फिर क्या बचेगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा, फिर एक्स इज डेल्टा टी बाई टी। तो समझ में आ रहा है ना, ये बायनॉमियल रिप्रेजेंटेशन कल हमने जो पढ़ा था। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एक बाहर में एक -1 और है, तो ये 1 और 1 तो खत्म हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई आउट करोगे तो ये मेरे पास इस तरह से एक्सपेंशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें डेल्टा टी 0 के आसपास है, तो ये वाला टर्म है इसमें डेल्टा टी प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब में तो डेल्टा टी प्रेजेंट है, वो सारे टर्म्स दे विल गो टू 0। तो क्या बन जाएगा, सिंपली n टी टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो टी टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया, n टी टू द पावर n माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू t। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करते हैं, साइन टी का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं लेटेस्ट से। तो क्या है, साइन टी के लिए डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब साइन है माइनस साइन बी, अगर तुम लोग टेबल चेक करोगे जो प्री कैलकुलस में मैंने टेबल दिया था, तो उसको 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 से एक्सपैंड कर, मतलब एक्सपैंड यानी कॉम्पैक्टली प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो अगर लगाओगे सिंप्लीफिकेशन तो वो ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। और अब याद करो कि बहुत छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, मतलब बताया था ना मैंने कल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, राइट। अब डेल्टा टी बाई 2 तो बहुत छोटा एंगल होगा, डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो इसलिए डेल्टा टी बाई 2 के साइन को मैं चाहूं तो सीधे डेल्टा टी बाई 2 लिख सकता हूं, अगर डेल्टा टी बाई 2 बहुत ही छोटा होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा फिर, ये क्या बचेगा, तो ये डेल्टा टी बाई 2 इंटू 2, तो ये खाली डेल्टा टी हो जाएगा, और एक डेल्टा टी फिर इस डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, राइट। साइन को तो ड्रॉप कर सकते हैं, है ना। तो बचेगा क्या, cos ऑफ टी प्लस डेल्टा टी बाई 2 बचेगा। अब डेल्टा टी को लिटरल 0 डालने में कोई प्रॉब्लम तो है ही, कोई डिवीजन बाय 0 या स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव तो कुछ आ नहीं रहा, इसलिए डाल सकते हैं, ठीक है। वो डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी लिटरल 0 डाल दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली क्या बचेगा, दिस विल सिंपली बिकम इक्वल टू cos ऑफ टी। तो sin टी का डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा, cos ऑफ टी आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जांपल क्या है, मान लो log ऑफ टी का मेरे को चाहिए डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, log ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस log ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। log ऑफ a माइनस b इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b log ऑफ a अपॉन b, तो सिंपलीफाई करके ये बन जाएगा ये, ठीक है। देयर हैज टू बी अ डेल्टा टी आल्सो, 1 बाय डेल्टा टी में लिखना है, भूल गए, देयर आल्सो शुड बी 1 बाय डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, log की सीरीज कल मैंने बताई थी, log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज, तो log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स इस तरह से आ रहे थे, याद होगा तुम्हें, ध्यान होगा, तो वो सीरीज एक्सपेंशन लगा दिया मैंने, तो ये बन जाएगा। अब डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, और फिर देख लो, समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहे हैं, तो डेल्टा टी से अंदर ले जाओ डेल्टा टी को, तो एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज ये थी हमारी, है ना। अब डेल्टा टी को अब लिटरल 0 सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो स्क्वायर रूट आ रहा है नेगेटिव का, डिवीजन बाय 0 बस, तो फिर क्या आ जाएगा, dy बाई dt मेरा 1 बाई टी आ जाएगा। तो log ऑफ t का डेरिवेटिव क्या आ गया मेरा,
1/2 आया समझ में? ठीक है। अब e टू द पावर x ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर मान लो निकालना है मुझे, ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर x, तो इसका बेसिक डेफिनेशन से अगर मुझे निकालना है डेरिवेटिव तो क्या लिखेंगे? e टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e टू द पावर x डिवाइड बाय डेल्टा x, मतलब x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx निकालते थे। dy बाय dt उसमें t का फंक्शन था, यहाँ पे x का फंक्शन है, तो दोनों की आदत होनी चाहिए, x के साथ भी t के साथ भी। तो यहाँ पे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, dy बाय dx, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, सब जगह t की जगह x मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो? अब मैं इसमें e टू द पावर x बाय डेल्टा x मैंने बाहर ले लिया और अंदर में बचा क्या? e टू द पावर डेल्टा x माइनस 1 बचा, राइट। अब e टू द पावर x का एक्सपांशन हम लोगों को मालूम है, कल पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो एक्सपांशन मैंने लगा दिया। क्या हो जाएगा? 1 प्लस डेल्टा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एटसेट्रा, ये चलते जाओगे। आप सोचो इसमें डेल्टा x टेंडिंग टू 0, अच्छा बाय द वे -1 भी है, तो 1 और 1 तो खत्म हो जाएगा, और इस वाले डेल्टा x को ले के अंदर तुम डिवाइड करोगे थ्रू आउट, तो एक टर्म बचेगा तुम्हारा 1 और बाकी सब में डेल्टा x रहेगा और हायर पावर्स भी रहेंगी, ठीक है। तो अब डेल्टा x को आप लिटरल 0 डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या बचेगा? ये e टू द पावर x ही आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? e टू द पावर x ही आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इटसेल्फ, ठीक है, ओके। तो ये मैंने कुछ इलस्ट्रेट किए जस्ट टू गेट अ फील ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाँ, तो अब ये मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रेजेंट कर दी है स्टैंडर्ड फंक्शंस को, इसको बाय हार्ट करने से, तो ये बहुत जरूरी है, जितना जल्दी आप कर लो अच्छा है, ठीक है। तो आज का ये असाइनमेंट समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट्टे मारने और उसके अलावा जो ये डिफरेंशिएशन का टेबल है पूरा रटने, ठीक है, ओके। तो x टू द पावर n का ये तो इलस्ट्रेट किया था, e टू द पावर x इलस्ट्रेट किया था। e टू द पावर x को हम चाहें तो e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर समथिंग, तो ये आ जाता है e टू द पावर x इनटू log ऑफ a आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही log ऑफ x का 1/x ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया। अब बेस a के ऊपर है तो इसको बेस e में कन्वर्ट कर सकते हैं। log के फॉर्मूले तुम लोगों ने शायद पढ़े होंगे, तो बेस कन्वर्जन फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास फाइनली जो डिफरेंशिएशन है। sin x का cos x प्रूव किया था, ये भी उसी तरह से प्रूव हो जाएगा। tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले तुमको याद करने, और जहां पे इनवर्स के फॉर्मूले ये इतना ज्यादा फिजिक्स में यूज नहीं है, तो याद तो करनी है क्योंकि मैथ्स के लिए भी जरूरत पड़ेगी, तो बट इसमें tan इनवर्स x का जरूर याद करना, ठीक है। tan इनवर्स x फिजिक्स में कई जगह यूज होता है, ठीक है। बाकी तो एसएचएम का रिगरसली प्रूव करना है तो sin इनवर्स x का फॉर्मूला भी वहां पे यूज हो ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा ही रटना टेबल, बट ये ध्यान रखना tan इनवर्स x तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ऐसा रट्टा होना चाहिए कभी भूलेंगे tan इनवर्स x, ठीक है, ओके। तो आज का काम ये है कि ये सारे के सारे इस पूरे टेबल को रट के आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और नोटेशन है, अगर y fx है तो कई बार dy by dx ना लिख के कॉम्पैक्टली उसको y डैश लिख दिया जाता है। तो जब भी y डैश लिख देते हैं तो उसको उसका y डैश लिख दें या f डैश ऑफ x लिख दें, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है? dy by dx, ठीक है। तो ये न्यूटन ये लीबनिज की नोटेशन, सॉरी देखिए न्यूटन की नोटेशन है। न्यूटन की नोटेशन में डैश यूज करता था, सेकंड डेरिवेटिव के लिए y डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव के लिए y ट्रिपल डैश एटसेट्रा। सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या? डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। 3 बार डेरिवेटिव ले लिया तो थर्ड डेरिवेटिव हो गया। तो कॉम्पैक्टली y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इस तरह से हम लिख सकते हैं। न्यूटन की नोटेशन बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटे डेरिवेटिव लिखने के लिए। हाँ, 23rd डेरिवेटिव नहीं लिख पाओगे, न्यूटन की नोटेशन में लिखते ही रह जाओगे। तो उसके लिए लाइबनिज की नोटेशन है, क्या है वो? d, जैसे थर्ड डेरिवेटिव के लिए वो लिखता है d क्यूब x बाय dx क्यूब लिखता है, इस तरह से, सॉरी d क्यूब y बाय dx क्यूब लिखता है, इसका मतलब होता है थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे वो नंबर से स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। तो लेकिन फिजिक्स में कई बार इक्वेशन कॉम्पैक्टली लिखने के लिए हम लोग न्यूटन की नोटेशन ही यूज करेंगे। तो जब डैश लगाए तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और जब डॉट लगाए तो इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। y डॉट का मतलब क्या? dy by dt, ठीक है। या f डॉट लिखा है, इसका मतलब df by dt हमारा, ठीक है। तो ये हमारी नोटेशंस हो गई, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज और सीकेंट लाइन में क्या रिलेशन। तो कुछ we'll try to get a graphical insight into meaning of the derivative, कि ग्राफिकली डेरिवेटिव का मतलब है क्या। तो देखो y अगर f of x मेरा कोई फंक्शन है x का, तो दो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट ले लें x1 एंड x2, देन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x इज द टोटल चेंज इन y टू टोटल चेंज इन x। तो मान लो ये कोई मेरा फंक्शन जा रहा है, ठीक है, y इक्वल टू f of x, तो x1 पे कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, x2 पे कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो ये मेरा चेंज इन x हो गया और ये मेरा चेंज इन y हो गया, राइट। तो अभी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको क्या कहते हैं हम? एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, राइट। टोटल चेंज इन y अपॉन टोटल चेंज इन x को क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज।
जैसे वहां पे एवरेज स्पीड की बात थी टी प्लस डेल्टा टी और टी के बीच में ना, तो ये मेरा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो क्या हो गया, इसका मतलब ये अगर एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट दिस tan थीटा, राइट। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है मेरा, tan थीटा, ये ना सीकेंट जो भी एंगल बना रही है उस सीकेंट का tan थीटा, राइट। सीकेंट का tan थीटा एवरेज रेट ऑफ चेंज का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखा एवरेज रेट ऑफ चेंज इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Refer to the adjacent figure. We can easily infer that average rate of change is simply delta y by delta x is equal to tan theta, where theta is the angle of the secant between points h2 y2 and x1 y1, ठीक है, with x axis। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो अभी देखो, मान लो मेरे को पॉइंट पी पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पी पे एवरेज रेट ऑफ चेंज देखते हैं और उसके बाद टाइम मतलब एक्स इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल को छोटा किया तो यहाँ पे एक्स इंटरवल को छोटा करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने एक्स इंटरवल को इतना बड़ा कर रखा है तो ये मेरी सीकेंट लाइन है जो पर्पल कलर में दिख रही है तुमको, ठीक है। अब एक्स को मैंने और छोटा कर दिया, इंटरवल को और छोटा कर दिया, तो ये रेड कलर में तुमको दिख रही है सीकेंट लाइन। अब क्या होगा, इंटरवल को और छोटा करते जाओगे और छोटा करते जाओगे तो देख पा रहे हो कि ये टैंजेंट के पास चली जाएगी। समझ में आ रही है बात की नहीं, ये तो टैंजेंट ही बन जाएगी, इज इट नॉट। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या था, सीकेंट का स्लोप था, है ना, सीकेंट का जो भी tan थीटा बन रहा था। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे ग्राफिकली जो भी टैंजेंट बन रही है उस टैंजेंट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा है उसका tan थीटा जो है वो मेरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, दिख रहा है ना, क्योंकि देखो इंटरवल को छोटा करते जाओगे तो ऐसे 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 करके ये तो टैंजेंट ही बन जाएगी पी पॉइंट की, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा, इन द प्रीवियस सेक्शन वी saw how average rate of change is related to secant of the curve. Earlier we saw that instantaneous rate of change is nothing but average rate of change for infinitesimal time interval. तो सोचो, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच में सीकेंट क्या हो जाएगी, टैंजेंट ही तो हो जाएगी, एकदम पास पास के पॉइंट्स अगर मैं ले लूँ तो, ठीक है। ओके, this is equivalent, okay, nothing but average rate of change for infinitesimal time interval or space interval. This is equivalent to finding the average rate of change by bringing q arbitrarily close to p. ये point q को p के पास 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 और पास लाते जा रहे हैं। Okay, see adjacent figure. However, as q is brought closer and closer to p, it tends to become the tangent. In the infinitesimal, it can be treated as the tangent itself. अगर पॉइंट डी और जस्ट अगला पॉइंट है तो जस्ट दो एडजेसेंट पॉइंट से पासिंग लाइन तो टैंजेंट ही कह सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट पॉइंट का मतलब क्या है, जितना छोटा जितना पास इमेजिन कर सकते हो उतना पास करो, ठीक है। ओके, thus derivative of function is represented by dy by dx is equal to tan theta, ठीक है। और जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, उस पॉइंट पे जो टैंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है उसके टैन को हम लोग स्लोप भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा हमारा डेरिवेटिव का, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। Derivative represents the slope of the graph, where theta is the angle the tangent of the curve makes with the positive x-axis. dy by dx is tan theta. Upward tangent to be precise. हाँ, यहाँ पे अब tangent में तो अब tangent तो पूरी infinity तक जा रही है, नॉट कौन सा एंगल, अपवर्ड tangent का एंगल, ठीक है। हमेशा x-axis से ऊपर वाली ब्रांच कंसीडर करनी है। कोई भी tangent ड्रॉ करोगे तो जैसे ऐसे मान लो tangent आ रही है तो ये नीचे वाली नहीं, अपवर्ड tangent का एंगल लिया जाएगा हमेशा, ठीक है। ओके, The value of tan theta here is also known as slope of the curve at point P. समझ गए, तो ये जो है इसका tan theta जो ये इसका स्लोप है। समझ में आई बात सभी को, ये ग्राफिकल मीनिंग है हमारा डेरिवेटिव का। अच्छा, यहाँ पे ग्राफिकल मीनिंग से हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज निकल के आ रही है, हम किसी भी फंक्शन की पीक और वैली को हम लोकेट कर सकते हैं। पीक है या वैली है या फिर प्लेटू जहाँ पे है वो हम आराम से लोकेट कर सकते हैं यूजिंग द फैक्ट कि जहां पे पीक है या वैली है या प्लेटो है वहां पे इसका टैंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। देखो यहाँ पे ये पीक है तो पैरेलल हो गई ना एक्स एक्सिस के टैंजेंट, यानी क्या हो जाएगा tan 0, यानी क्या हो जाएगा dy by dx 0 हो जाएगा, tan 0 तो 0 होता है। ऐसे ही वैली है जहां पे वहां पर भी मेरा स्लोप जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे प्लेटो वहां पे भी देख सकते हो टैंजेंट मेरी पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा, वन कैन इजीली सी वेयरएवर देयर इज अ पीक और अ वैली इन अ स्मूथ फंक्शन द टैंजेंट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस thus tan theta becomes 0। समझ गए, this gives a technique to locate such peaks and valleys in the graph in a function. So here dy by dx is equal to tan theta equal to 0. We shall explore this idea greater in our section on maximum minimum. जब maximum minimum हम पढ़ेंगे तब हम ये सब देखेंगे कि पीक और वैली में डिफरेंशिएट आपस में कैसे करना है, कि यहाँ पे पीक बनेगी या वैली बनेगी। तो कई बार सिंपल टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, वो सब हम लोग जब मैक्सिमम में पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस के हम पीक्स और वैलीज लोकेट करेंगे और उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है ये सब देखेंगे। बिल्कुल फुल सेक्शन आगे डिफरेंशिएशन के बाद मेरा अगला जो सेक्शन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में इस आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला रूल क्या है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर मान लो c टाइम्स f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो दिस इज कांस्टेंट टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x। तो यानी c को हम, कोई भी कांस्टेंट है उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, d/dx ऑफ 3x टू द पावर 4 निकालना है। 3 तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और इसको लिख दिया d/dx ऑफ x टू द पावर 4। और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है? x टू द पावर n का फॉर्म है, तो n x टू द पावर n - 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 12x क्यूब आ गया। तो ये पहला रूल हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद सम एंड डिफरेंस रूल क्या है? तो अगर मान लो दो फंक्शंस है और दो फंक्शंस का सम है और उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव्स, ठीक है। यानी fx प्लस gx का डेरिवेटिव यानी fx का डेरिवेटिव प्लस gx का डेरिवेटिव। ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, समझ जाओगे। लिमिट से अगर एक्सपैंड करोगे तो दिख जाएगा, क्योंकि बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर बेस्ड है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइडेड बाय जो डेल्टा एक्स आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दो एक्सप्रेशन में, सीधे सीधे टर्म में, राइट। और इसी तरह से डिफरेंस, तो डिफरेंस तो एक तरह का सम ही होता है, बस नेगेटिव का सम होता है, ठीक है। तो सेम ही टाइप का रूल है डिफरेंस के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ऐसे, d/dx ऑफ x टू द पावर 8 प्लस 12x टू द पावर 5, ये पूरा एक्सप्रेशन है मेरा। इसका डेरिवेटिव चाहिए तो क्या हो जाएगा? उसको x टू द पावर 8 का अलग से डेरिवेटिव, फिर 12 टाइम्स इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट वाला लगा दी, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कांस्टेंट को बाहर ले लिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल टर्म्स के डेरिवेटिव्स लिखते चले गए, तो ये मेरे पास फाइनली डेरिवेटिव आ गया। समझ में आया ये सभी को? क्लियर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव्स। हाँ, नोट्स में करेक्ट कर लो, यहाँ 8x टू द पावर 7 होना चाहिए था, तो राइट हो, ठीक है। अब जो हमारी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है डेरिवेटिव की, उसके बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4 वेयर द टैंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो ये इसका कुछ तो ग्राफ है और हमें ये पता करना है कि कहाँ पे टैंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। ये हमें मालूम नहीं है, पॉइंट्स ये बाद में पोस्ट फैक्टर प्लॉट किए गए, ठीक है। बट सपोज आई वांट टू नो वेयर द टैंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो क्या करोगे? इसके डेरिवेटिव को 0 रख देंगे। हमें पता है जहां पे भी टैंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी डेरिवेटिव 0 होगा। तो बस इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया, इसको मैंने 0 रख दिया। 0 रख के मेरे रूट्स आ जाएंगे, कुछ x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो सॉल्व करोगे, सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा। अच्छा सा फंक्शन दिया हो, फैक्टराइज करके x की वैल्यू 0, √3 और -√3 आ जाए। ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, 0, √3 और -√3। यहाँ पे हमारी टैंजेंट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ में आया सभी को? क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या है हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज s इक्वल टू 2t³ - 5t² + 3t + 4। तो कोई पार्टिकल चल रहा है हमारा, यहाँ पे क्या है? s जो है सेंटीमीटर में और t जो है मेरा सेकंड में, किसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। और इस तरह से उसका दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है, या पोजीशन कह लो। फाइंड द एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जो भी पोजीशन है उसके डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t की वैल्यू 2 डाल देंगे, ठीक है। क्या लिखा? एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव वेलोसिटी व्हिच इन टर्न इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करोगे? अब t इक्वल टू 2 डाल दोगे इसके अंदर, तो ये सॉल्व करके ये 14 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ में आया? तो हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिट्स पे हमेशा ध्यान देना। जब डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर ये सेंटीमीटर में और वो सेकंड में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, सेकंड डेरिवेटिव सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। ओके, क्लियर है? नोट दैट डेरिवेटिव इज आल्सो नोन एज सेकंड डेरिवेटिव, इसको सेकंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। ओके, द नोटेशन यूज्ड फॉर इट इज d²y/dx²। तो ये मेरी लाइबनिज की नोटेशन है, और y डबल डैश या f डबल डैश न्यूटन की नोटेशन है। इन केस ऑफ सेकंड टाइम डेरिवेटिव वी राइट d²y/dt² या फिर y डबल डॉट या f डबल डॉट लिख देंगे, ठीक है। The general notation dny/dx to the power n represents the nth derivative carrying out the differentiation process n times together. The notations like y double dash or y double dot are convenient for writing small order derivatives and were introduced by Gottfried Leibniz, a French mathematician, ठीक है। बाकी इनका आपस में झगड़ा भी था, इनफैक्ट न्यूटन का और लाइबनिज का झगड़ा था। एक्चुअली तो क्या है, न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस डेवलप किया और लाइबनिज ने फ्रांस में अपना इंडिविजुअली डेवलप किया। न्यूटन इधर का था, अपना ब्रिटेन का था, और उधर वो फ्रांस में। तो लेकिन न्यूटन ने एलिगेशन क्या लगाया लीबनिज को? उसको लगा कि मेरे सिवा कोई कैलकुलस में काम कर ही नहीं सकता, तो ही सेड कि तुमने मेरा चोरी कर लिया, ठीक है। ऑल्दो मतलब अभी तो यही मानते हैं कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किए थे अपने अपने आइडियाज।
पैरेलली हो ही सकता है, दो लोगों को पैरेलली अच्छे अच्छे आइडियाज एक साथ आ ही सकते हैं, ठीक है। तो किसी ने किसी का चोरी नहीं किया, ठीक है। ओके। हाँ, तो न्यूटन के सपोर्ट्स जो थे वो लाइबनिज को प्लेजियरिज्म, उन्होंने बोला कि तुमने प्लेजियराइज किया, इसका कॉपी कर लिया, ठीक है। ओके। इसके बाद फिर जो अगला रूल है हम लोगों का वो क्या है, प्रोडक्ट रूल। यानी अभी दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो एफ एक्स और जी एक्स अगर दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाइड है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको वर्कआउट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, x e टू द पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा, x टाइम्स डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब इसको अब सॉल्व कर लोगे, अब तो टेबल से स्टैंडर्ड हम रिजल्ट्स यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके मेरे पास e टू द पावर x इनटू x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। समझ में आया सिंप्लीफिकेशन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है nth डेरिवेटिव, अच्छा इसी का nth डेरिवेटिव भी निकालना, अच्छा हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग, इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा एक पैटर्न निकल के आएगी, वो पैटर्न बन के आ जाएगी। तो देखो क्या आएगा, तो हमने क्या देखा, जो f डैश x आया वो fx प्लस e टू द पावर x आ गया मेरा, है ना। अब क्या है इसको, तो fx रिकर कर गया, दिख रहा है f डैश x में fx एक पार्ट वापस आ गया, एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये f डैश x प्लस e टू द पावर x ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रही बात करी, ये समझ में आ रहा है कैसे टेबल बनाया हुआ है। अब इसको जब ऐड करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए दिखेंगे तुमको, ये f डैश x और इधर भी f डैश x आएगा, ऐसे f डबल डैश x, यहाँ पे f डबल डैश x दोबारा आएगा, दिख रहा है रिकरेंस किस तरह से हो रही है, ठीक है। इसलिए इसका nth डेरिवेटिव निकालना मुश्किल नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो आर्बिट्ररी कुछ फंक्शन होता है, e टू द पावर x बहुत खास फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग का इजीली सॉल्वेबल है। नहीं तो आर्बिट्ररी कुछ भी फंक्शन ले ले तो कोई जरूरी नहीं कि सॉल्व हो जाता, कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती, कुछ भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि पैटर्न बन गई हम लोगों की। तो बस अभी कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और लास्ट में क्या बचेगा, f nth डेरिवेटिव बचेगा और ये क्या आ जाएगा, fx प्लस n e टू द पावर x आ जाएगा। समझ में आ रहा है, e टू द पावर x वाले टर्म सारे ऐड करोगे तो n टाइम्स ये टर्म्स आएंगे, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर x इनटू x प्लस n, तो ये हमारा nth डेरिवेटिव आ गया। समझ में आया ये, ठीक है, ठीक है। तो ये इनफैक्ट इस तरह का जनरली फिजिक्स में नहीं करते हैं क्वेश्चन, जनरली मैथ्स में इस तरह की बहुत जिम्नास्टिक्स करते हैं, यहाँ पे प्योरली हम लोग जस्ट फॉर एक्साइटमेंट एंड फन ऑफ इट हम चीजें करते हैं। फिजिक्स में आई डोंट थिंक विल बी नीडिंग nth डेरिवेटिव एनी टाइम। ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट करके वेलोसिटी निकाल के खुश हो जाएंगे, या फिर एक और डेरिवेटिव निकाल के एक्सेलरेशन निकाल के खुश हो जाएंगे, और कोई बहुत ही एक्साइटिंग दिन है तो एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे जिसको जर्क बोलते हैं। एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव जर्क कहते हैं और जर्क के डेरिवेटिव को स्लैप कहते हैं, ठीक है। तो बस स्लैप के आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब निकालने को तो निकालते जाओ, मतलब कोई एंड थोड़ी ना, 100 डेरिवेटिव निकालो, 1000 डेरिवेटिव निकालो, बट वी आल्सो हैव टू सी कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना है। क्योंकि फिजिक्स जनरली जो पढ़ते हैं, यस थियोरेटिकल फिजिक्स, जस्ट स्टडी फिजिक्स फॉर द फन ऑफ इट आल्सो, बट ज्यादातर तुम लोग इंजीनियर जैसे बनने जा रहे हो तो तुम लोग तो फिजिक्स पढ़ते हो कि कोई चीजें क्रिएट करनी है, तुम लोग को ऑटोमोबाइल्स क्रिएट करने हैं, एयरक्राफ्ट क्रिएट करने हैं, या बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है, या हो सकता है तुम में से कुछ लोग प्योरली थियोरेटिकल फिजिसिस्ट भी बन जाओ, ठीक है। यू कैन गो टू सर्न और लैब्स लाइक दैट। तो बट ज्यादातर जो है हम लोगों का पर्पस क्या रहता है, स्पेशली इंजीनियरिंग में, पर्पस की एप्लीकेशन होना चाहिए फिजिक्स का। वैसे प्योर फन के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट फाइनमैन तो बोलता है कि इंजीनियर लोग कुछ नहीं करते, असली काम फिजिसिस्ट ही करते हैं, और एट वन लेवल इज ट्रू, बोलते कि इंजीनियर लोग तो फिजिसिस्ट के शोल्डर पे पड़े हैं बेसिकली, फिजिसिस्ट ने दे रखे हैं रिजल्ट, इंजीनियर बोलता है अच्छा इससे मैंने ये बना दिया, मशीन देखो कितना मस्त घूम रही है, बट अल्टीमेटली लॉस तो फिजिसिस्ट ने डिस्कवर की, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, आई अग्री ऑल्सो बीइंग अ फिजिक्स टीचर, एंड आई ऑल्सो डिसएग्री बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग इंजीनियर्स, ठीक है। यू शुड बी मोटिवेटेड फॉर इंजीनियरिंग एज वेल, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग और कैलकुलस को आगे फर्दर बढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन। थैंक यू।